हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बेसिकली बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर आप बॉडी के सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, सारे मास को आप एक पॉइंट पे मान सकते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल आपके पास कई सारे पार्टिकल्स हैं, m1 पोजीशन वेक्टर उसका r1, इसका मतलब है एक ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, मास इसका m1 था। दूसरा पार्टिकल m2 जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, m3 पोजीशन वेक्टर r3 है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, m1 r1, m2 r2 एंड m3 r3। इन तीनों की जगह मुझे एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे सारे मास को मैं कंसंट्रेटेड मान सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है इसमें, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सो ऑन, और टोटल मास को आप ऐड कर देंगे m1 प्लस। ठीक है, इसी को आप अगर x y और z कंपोनेंट में ब्रेक करके करते हैं तो यहां बन जाता है सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट x सी एम इज m1 x1 x2 m1 प्लस m2 प्लस, ऐसे ही आपका ycm वहां पे y1 y2 आ जाएगा, और ऐसे ही zcm तीनों आ जाएंगे। इसी टर्म को डिफरेंशिएट करें rcm drcm बाई dt तो आपका बनेगा vcm। तो vcm का फॉर्मूला बनता है vcm इज m2 v2 और इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय और फिर आपका टोटल मास। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए पहली बात। ठीक है, इसमें अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, टू अगर दो ही पार्टिकल हैं तो आर सी एम बिकम्स अपॉन m1 प्लस m2। अब देखें कोई भी पॉइंट है जैसे जहां पे आर सी एम जहां सेंटर ऑफ मास है, उस पॉइंट को ओरिजिन मानना मेरी मर्जी है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो हम चूज करते हैं। तो जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है वहां पे ओरिजिन मान लें अगर, तो आरसीएम क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसको आपने ओरिजिन मान लिया, अब इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको इस साइड ले जाएं, m1 r1 इक्वल टू माइनस m2 r2, टेकिंग मैग्नीट्यूड m1 r1 इक्वल टू m2 r2। बहुत यूजफुल इक्वेशन आपकी। मॉडुलस मतलब वही इनका मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल लेट से m1 है, ये m2 है, यहां आपका सेंटर ऑफ मास है, लेट से इससे इसका डिस्टेंस r1 है और इससे इसका डिस्टेंस r2 है। तो ऐसे केस में m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होता है। ठीक है, अगर यहां पर पूरा डिस्टेंस गिवन हो r,
तीन चीजें पता है, M1, M2 और R। आपको इन तीनों की टर्म्स में R1 और R2 निकालना हो तो कैसे करेंगे? एक इक्वेशन तो ये बन गई है आपकी, एक आप R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं। जब आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से R2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं, R2 इज, और इस R2 यहां पुट कर दूं तो अब R1 बच जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। इसको सोल्व करोगे फर्दर तो R1 कम्स आउट टू भी, बताएं एक बार, ये आपका R1 का फॉर्मूला आता है, R2 का फॉर्मूला M1 बाय, आप ये बताएं सेंटर ऑफ मास क्या हैवियर पार्टिकल की तरफ रहता है? इस एक्सप्रेशन को देख के बताएं इन दोनों को। अगर मैं कह दूं कि M1 ज्यादा है तो इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि M1 ज्यादा होने के कारण सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स M1? नहीं, वो तो आपको प्रूव करना है ना। M1 ज्यादा होने से R1 कम हो जाएगा, वो प्रूव करना है। देखिए आप, अगर M1 ज्यादा है, सुनेंगे ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में क्या ये टर्म, ये 1 नहीं है आपका, ये R है, ये दोनों टर्म सेम है। आपका R1 R2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? M2 M1 पे। अगर M1 भारी है तो M2 कम है, M2 कम हो गया तो R1 कम हो गया। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकली भी बता रहा है कि हैवियर मास आपका कि, हाँ, सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के करीब होगा। ठीक है, ये तो आपने सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले देखे जब आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो। अगर एक कंटिन्यूस बॉडी है तब कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, बताएं कहां पे होना चाहिए? इसका मास यदि m है, रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे। फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं कैसे? जो आपका बेसिक फॉर्मूला है RCM इक्वल टू M1 R1, क्या उसको यूज करके आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास स्प्रिंग इसके रिंग के सेंटर पे रहेगा? नहीं कर सकते हैं। करवाया हुआ क्या? मैंने चेक करो एक बार, करवाया हुआ है। देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपका एक्सटेंडेड मास है, कंटिन्यूस मास है। अभी तक पार्टिकल्स में हमने मास देखा है, तो लेट्स से इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये M1 है और लेट्स से R1 यहाँ पे। अब मैं इतने ही मास M1 को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, इसके जस्ट अपोजिट। अगर जस्ट अपोजिट चूज करूंगा तो यहां से मेरा जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो -R1 बनेगा। उस वेक्टर के अपोजिट वेक्टर -R1 रहेगा। ऐसे ही कहीं पे मैं M2 ले लूं, ये R2 ले लूं, इसके अपोजिट यहां पे -R2 रहेगा। तो जब मैं RCM निकालूंगा तो M1 R1 M2 R2, एक जगह M1 R1 आया है तो एक जगह -M1 R1 आएगा, तो कटेगा, तो सब कट के 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, तो आपका RCM 0 हो जाएगा। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है? सेंटर पे। डिस्क का, डिस्क का भी सेंटर पे। थर्ड क्या लिखवाया है? हाफ रिंग। हाफ रिंग का नहीं लिखवाया? अच्छा, वो अभी तो वो वाले सारे। होलोस्फीयर का कहां पे रहेगा? सॉलिड स्फीयर, इसके बाद क्या कराया? हाफ रिंग। ये आपकी हाफ रिंग है
इसकी सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन बताने की बजाय पहले आप मुझे बता दें, अगर मैं इसको वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बोलूं तो आपका सेंटर ऑफ मास किस पे लाई करेगा? ये एक्स एक्सिस है, कैसे पता लगा वाई पे लाई करेगा? ये सिमेट्रिक है आपका। अगर मैं इन दोनों मासेस को लूं तो इन दोनों का मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इन दोनों को लूं तब भी यहाँ पे आएगा, तो पेयर में लेने पे सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे रहेगा। कुल मिला के एक्सीएम विल बी 0, एक्सीएम 0 है, वाईसीएम निकालना है। तो वाईसीएम कैसे निकालते हैं बताएं? वाईसीएम निकालते हैं आप M1 बट यहाँ पे क्या है, लगातार पार्टिकल्स आपके ऐसे अलग से पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे थीटा मान के डी थीटा और टोटल मास हाफ रिंग का m है, तो उस तरीके से आप m निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं। और इस रेडियस का ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा विल बी लोकेशन ऑफ दैट मास। आपने अगर इसका मास निकाल लिया, कैसे निकालेंगे? टोटल मास m बाय टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस स्मॉल आर्क विल बी r d थीटा। बताएं हाँ कि ना? ये आपका मास आ गया किसका, इस पार्टिकल का। इसकी लोकेशन y पे हमें क्या चाहिए, m1 y1, y1 माने ये वाली हाइट r sin थीटा, तो y comes out to be r sin थीटा। जब कंटिन्यूअस मास हो तो समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dm की जगह आप ये पुट करेंगे m बाय पाई डी थीटा और साथ में r sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे आपका टोटल मास m रहेगा जो इसको कट कर देगा। सोल्व करेंगे, r भी कॉमन आ जाएगा, r बाय पाई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई। सोल्व करके आंसर कितना आएगा, 2r बाय पाई। अब मुझे ये भी पता था कि आपका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही रहेगा, लेकिन इस हाफ रिंग के अंदर अंदर रहेगा। क्या इस टर्म को देख के आप कमेंट कर सकते हैं कि ये इसके अंदर अंदर है? ये क्या निकल गया है, वाईसीएम ना। इसके अगर वाईसीएम उसके अंदर अंदर रहना है तो उसको r से कम होना पड़ेगा। क्या ये टर्म कैपिटल R से कम है? क्योंकि 2 है और 3.14 है, तो नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो r बाय समथिंग बिगर देन 1 विल रिड्यूस द r कम हो जाएगा, तो ये इस लाइन पे कहीं यहां रहेगा। ठीक है, ये हाफ रिंग का रहा। उसके बाद किसका है, ऐसे केस में आपका जो जनरल एक्सप्रेशन रहता है वाई सी एम इज डी एम वाई का इंटीग्रेशन अपॉन एम। ठीक है, नेक्स्ट किसका दीपांशी, सेमी सर्कुलर ये आपकी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या वाई एक्सिस पे ही रहेगा, सिमेट्री है, यहां भी सिमेट्री है। यहां पे अगर आपको डिराइव करना है तो आप क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पे एक छोटी सी ऐसे स्ट्रिप लेते हैं,
ये आपका हाफ रिंग हो गया, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आता है, तो सेम प्रोसीजर से फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना, तरीका यही है। एक जो हाफ डिस्क है ये आपके आधे आधे रिंग से मिलकर बनी हुई होगी और आधे रिंग का आपको निकालना आता है। बताएं आंसर कितना है YCM? 4r/3π। एक बार कोई तरीका बना लो अपना इसको याद करने का, ताकि डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद हो जाए। कर सकते हैं भूमि इसको आगे? नेक्स्ट क्या है भाई बताएं? हेमिस्फेरिकल शेल, आधा शेल है, अंदर से खोखला है, ये एंगल आप थीटा मान लें, इसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, ये एंगल थीटा मान लिया और यहां पर ये एंगल d थीटा मान लिया, और यहां पे एक आपने ऐसे स्ट्रिप कंसिडर करी जो चारों तरफ उसके ऐसे है। क्या मैं एक हेमिस्फेरिकल शेल को रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं? स्मॉल स्मॉल रिंग, आर कम करता जाऊंगा उनका, ठीक है। तो उसमें से एक मैंने रिंग को सिलेक्ट किया है। क्या इसका मास निकाल सकते हैं आप? यहाँ पे जो टोटल मास होगा वो उस पूरे एरिया पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मास विल बी मास बाय मास पर यूनिट एरिया की बात करूं तो 2πr²। पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। इसका एरिया 2πr² हो जाएगा। ये मास पर यूनिट एरिया है। ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया निकालना हो यदि, तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को कट करके ओपन कर दूंगा, रेक्टेंगल बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये वाली लेंथ चाहिए, ये क्या रहेगी? r d थीटा, ठीक है। और इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? इस स्ट्रिप को कट करके जब ओपन करूंगा मैं तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2π R, क्योंकि r इसका रेडियस और इसके रेडियस में फर्क है। अब देखिए वो छोटा हो गया, ऊपर गया छोटा हो गया, तो वो कैपिटल R का ये वाला कंपोनेंट उसके बराबर होगा, r के बराबर, r cos थीटा। तो दिस इसका जो एरिया रहेगा, एरिया विल बी 2π कैपिटल R cos थीटा इंटू r। टाइम हो रहा है क्या? कितना हो गया? खत्म करते हैं इसको। ये आपका एरिया आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को तो उससे dm आ जाएगा, और y कितना आएगा? y r साइन थीटा। और उसके बाद YCM निकालने के लिए आप y dm का इंटीग्रेशन अपॉन m कर देंगे, तो आपका YCM आ जाएगा। आंसर कितना आता है? YCM इज, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करते हैं, और फिर फर्दर आपको फाइनल आंसर भी याद होना चाहिए। क्या डेरिवेशन आपको नहीं करना? अब 11th में अब क्यों करना है? वो 11th में जितना करना है कर लेना, 12th में नहीं करना। हाँ जी, इसके बाद क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर। रिजल्ट बता दें बस। थ्री बाय आपका जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसको आप होलो हेमिस्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, बस मास को डिवाइड करना है और फर्दर इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद कोई केस है? वो तो अलग है। तो सेंटर ऑफ मास की थियरी इतनी थी, कल सवाल करेंगे।